प्रिय साथियों, इस संवाद का अगला खंड प्रस्तुत है। बख्शी, जरनैल और मेहता जी, जो कि तीनों व्यक्ति गली में खड़े हैं मस्जिद के पास में। वहाँ मस्जिद के चबूतरे पर सूअर पड़ा हुआ है। उस सूअर को कौन हटाए, इस पर विचार हुआ। फिर बख्शी और जरनैल उस सूअर को अपने ही हाथों से हटाने का काम करते हैं। आइए देखते हैं, संवाद को आगे बढ़ाते हैं। बख्शी और जरनैल ने सूअर को टांगों से पकड़ा और उसकी लाश घसीटकर मस्जिद की सीढ़ियों से सीढ़ी पर से उतार दी। फिर उसे घसीटते हुए सड़क के पार ले आए और ईंटों के एक ढेर के पीछे ढकेल कर छिपा दिया। अभी तो इसे यहीं पर रखो, मस्जिद का दरवाज़ा तो खुले, मस्जिद की सीढ़ी को धो देते हैं, बख्शी ने कहा और कश्मीरी लाल से बोले, तुम जाओ कश्मीरी, इधर पीछे भंगियों के डेरे में चले जाओ। वहाँ म्यूनसिपैलिटी के भंगी रहते हैं। देखो, अगर 2 भंगी अपना ठेला ले आए तो इसे उठवा देते हैं। तभी कुएं की ओर से किसी के भागते कदमों की आवाज़ आई। तीनों ने घूम कर देखा, एक गाय भागती आ रही थी। उसके पीछे पीछे एक आदमी सिर पर मुंडासा बांधे और हाथ में डंडा लिए गाय के पीछे पीछे भागता हुआ उसे हाँके लिए जा रहा था। उसकी छाती खुली थी और गले में ताबीज़ झूल रहा था। चिकनी खाल वाली बादामी रंग की गाय थी, मोटी मोटी चकित सी आँखें। डर के ही मारे उसकी पूँछ उठी हुई थी, लगता जैसे रास्ता भटक गई है। तीनों ठिठक गए। मुड़ासे वाले आदमी ने मुंह लपेट रखा था। गाय को हाँकता हुआ वह सड़क पर से गुजरा और फिर उसे दाएं हाथ एक गली की ओर ले गया। बख्शी जी देर तक ठिठके खड़े रहे, फिर धीरे धीरे से बोले, लगता है शहर पर चीलें उड़ेंगी। अशार बहुत बुरे हैं और उनका चेहरा पहले से भी ज़्यादा पीला और गंभीर लगने लगा। साफ और इस प्रकार से यहाँ का दृश्य चेंज होता है। और साथियों, अब एक नया दृश्य प्रारंभ होता है कि ये जो शहर में घटनाएं हुई हैं, गांव में सुअर मार के मस्जिद की चौखट पे डाल देना और गाय को मार डालना, तो ये इन घटनाएं हुई। और इस पर मेहता जी ने बताया कि अब लग रहा है शहर में चीलें उड़ेंगी, चीलें। तो वही बात चल रही है, दृश्य चेंज हो रहा है। साप्ताहिक सत्संग की समाप्ति से पहले पुण्य आत्मा वानप्रस्थ जी सदा की बात मंत्र पाठ करने लगे। इस मंत्र पाठ को वह सत्संग रूपी यज्ञ की अंतिम माहुत कहा करते थे। गिने चुने इन विशिष्ट मंत्रों तथा श्लोकों में भारतीय संस्कृत का सार पाया जाता था। और वर्षों के आग्रह के बाद वानप्रस्थ जी ने सभी सभासदों को ये मंत्र कंठस्थ करवा दिए थे। वेदी पर बैठे आंखें बंद कर, हाथ जोड़ और सिर नवाकर वानप्रस्थ जी मंत्रोच्चारण करने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सारे सत्संग में अकेले वानप्रस्थ जी ही थे जो संस्कृत के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी वेदांग पढ़ रखे थे, इसलिए जब वह पढ़ते तो कभी उच्चारण में भूल नहीं होती थी, बल्कि लगता एक एक शब्द पूरी समझ बूझ के साथ दिल की गहराइयों में से निकल रहा है। उपनिषद के श्लोकों के बाद उन्होंने गीता के 2 श्लोक पढ़े। आपूर्यणम आपूर्याणम अचल प्रतिष्ठम। सभासद साथ साथ गुनगुनाने लगे। कुछ लोग उच्चारण में पीछे छूट गए। इस कारण वानप्रस्थ जी के पढ़ चुकने के बाद भी सभा में कुछ देर तक गुनगुनाती आवाज़ें आती रहीं। अंत में शांत पाठ हुआ और सारा हाल पुरुष स्त्रियों के कंठ से गूंजने लगा, क्योंकि शांति पाठ का मंत्र सभी को कंठस्थ था। ओम दो शांति पृथ्वी शांतिरपा शांतिरोषधया शांति वनस्पति।
सचमुच ऐसा जान पड़ने लगा जैसे शांत का लौकिक प्रभाव वायुमंडल में छाने लगा है। चारों ओर शांति व्यापने लगी है और इस मुक्त कंठों से निकलने वाली शांति की ध्वनि घर घर तक पहुंच रही है। अंतिम आहुति में सचमुच सभी को बड़ा आनंद आता था। मंत्रोच्चारण के बाद एक प्रार्थना का गीत गाया जाता और उसमें भी समस्त चराचर जगत के सुख की कामना की जाती। ताली बजा बजा कर पानपस जी गा रहे, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। पुण्य आत्मा जी के आग्रह पर सत्संग में परंपरागत आरती का गायन बहुत कम कर दिया गया था, क्योंकि उसमें मैं मूर्ख खल कामी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया था, जो वानपस जी के विचारानुसारहीन भावना पैदा करते थे। उसी तरह किन्हीं खन्ना जी का लिखा हुआ वह गीत भी निकाल दिया गया, जिसमें हम सब ही पुत्र कुपुत्र तेरे की चर्चा की गई थी, जो वानपस जी को मंजूर नहीं था। अंतिम आहुति समाप्त हुई। इसके बाद सभा को विसर्जित हो जाना चाहिए था, परंतु सभासद बैठे रहे, क्योंकि मंत्री जी को कोई जरूरी सूचना देनी थी। मंत्री जी उठे, पर उठकर उन्होंने केवल इतना कहा कि सभा विसर्जन के बाद अंतरंग सभा के सदस्य कृपया बैठे रहें, एक जरूरी विषय पर विचार करना है। इस जरूरी विषय के बारे में भी सभासदों को खटका पहले से था। वानपस जी के भाषण में भी बार बार इस विषय का संकेत मिलता रहा था। यहाँ तक कि प्रवचन देते समय वानपस जी स्वयं अत्यधिक विचलित और भावोद्वेलित हो उठे थे। उनका चेहरा तमतमाने लगा था और होंठ फड़फड़ाने लगे थे, विशेष रूप से जब उन्होंने आवाज़ ऊंची उठाकर मौन भेदी आवाज़ में ये पंक्तियाँ पढ़ी। फैलाए घोर पाप यहाँ मुसलमीन ने, नेमत फलक ने छीन ली दौलत जमीन ने। इसलिए सभी लोग जानते थे कि अंतरंग सभा किस विषय पर विचार करने जा रही है। अंतरंग सभा की बैठक शुरू हुई। मंत्री जी ने जो दुबले पतले किंतु बड़े जोशीले सज्जन थे, नगर की बिगड़ती स्थिति का ब्यौरा दिया। कुछ उड़ती अफवाहों की भी चर्चा की। मस्जिद के सामने पाई गई सूअर की लाश का भी जिक्र किया। यह भी बताया कि जामा मस्जिद में लाठियां, भालें और तरह तरह का असला बहुत दिनों से इकट्ठा किया जा रहा है। नगर की स्थिति का ब्यौरा देने के बाद मंत्री जी ने विषय पर गंभीरता से विचार करने और अपने अपने सुझाव पेश करने का अनुरोध किया। यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। आवाज़ वानप्रस्थ जी की थी, जो वेदी पर बैठे अपना हाथ उठाकर बड़ी गंभीरता से कह रहे थे, इस विषय पर किसी दूसरी जगह बैठकर विचार करना चाहिए। और वानप्रस्थ जी वेदी पर से उतर आए और मंदिर के पिछवाड़े की ओर हो लिए। अंतरंग सभा के सभी सदस्य भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। मंदिर के पिछवाड़े से सीढ़ियाँ चढ़कर वानप्रस्थ जी सभी को एक छोटे से कमरे में ले गए, जहाँ मंदिर का साज सामान रखा था और कुछ एक कुर्सियाँ और बेंच रखे रहते थे। सभी लोगों के बैठ जाने पर पुण्य आत्मा जी धीर गंभीर आवाज में बोले, सबसे पहले अपनी रक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। सभी सदस्य अपने अपने घर में एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें, एक एक बोरी कच्चा या पक्का कोयला रखें। उबलता तेल सत्र पर डाला जा सकता है, जलते अंगारे छत पर से फेंके जा सकते हैं। सदस्य ध्यान से सुनते रहे। बात दो टूक थी, लेकिन वानप्रस्थ जी के मुंह से सुनते हुए कुछ लोगों को तनिक झेप हुई। अधिकांश सदस्य व्यापारी लोग थे और बड़ी उम्र के थे। कुछ नौकरी पेशा थे, दो एक वकील थे। चिंतित तो सभी थे, लेकिन वानप्रस्थ जी की तरह उत्तेजित नहीं थे।
उन्हें अभी तक पूरी तरह से विश्वास नहीं हो पाया था कि शहर की स्थिति यहाँ तक बिगड़ चुकी है कि घरों में तेल के कनस्तर रखने की नौबत आ गई है। वे अभी भी समझते थे कि छोटी मोटी घटनाओं के बाद सरकार स्थिति पर काबू पा लेगी, शरारत को दबा देगी और फसाद नहीं होने देगी। इस पर सज्जन मंत्री जी से पूछा, योग समाज का काम ठंडा पड़ा हुआ है। देवव्रत जी को अपने और कामों में लगा रखा है। मैं समझता हूँ युवकों को लाठी सिखाने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। 200 लाठियाँ आज ही मंगवा कर बांट दी जाएं। इस पर सभा के दानवीर प्रधान जी ने, जो शहर के जाने माने व्यापारियों में से थे, सिर हिलाकर बोले, यह रकम मैं दूंगा, आप आज ही 200 लाठियाँ मंगवा कर युवकों को बांट दें। वाह वाह की आवाज़ सुनाई दी। उपस्थित सज्जनों ने प्रधान जी की उदारता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीच में से एक सदस्य की आवाज़ आई, यही तो हम हिंदुओं में बहुत बड़ी कमज़ोरी है। हम प्यास लगने पर कुआं खुदवाते हैं। आज जब हालत बिगड़ रही है और मुसलमान जामा मस्जिद में असला इकट्ठा कर रहे हैं, हम लाठियाँ खरीदने जा रहे हैं। इस पर मंत्री जी छूटते ही बोले, इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। युवक समाज पूरी तरह से सक्रिय है और इस ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। स्वयं वानप्रस्थ जी तन मन के साथ इस काम में रुचि ले रहे हैं। पठन पाठन और हवन यज्ञ के अतिरिक्त वानप्रस्थ जी हिंदू संगठन के पुण्य कार्य में बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधान जी के सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। उनकी उदारता के ही बल पर हमारे अनेक काम संपन्न हो रहे हैं। हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं देनी चाहिए। तभी बाहर से आए सज्जनों में से एक वयोवृद्ध सज्जन, जो देर से अपनी छड़ी पर ठुड्डी रखे बैठे थे, जिन्होंने एक एक करके अपनी दोनों टांगें कुर्सी पर चढ़ा ली थीं, अपनी पतली तीखी आवाज़ में बोले, भराओ, यह सब ठीक है, और मैं कहूँगा डिप्टी कमिश्नर के पास जाओ, डिप्टी कमिश्नर से मिलो, पानी भी ना पियो और डिप्टी कमिश्नर से मिलो। यह बखेड़ा यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं है। उससे मिलो और उसे समझाओ कि हिंदुस्तान के जान माल को बहुत खतरा है। डिप्टी कमिश्नर के पास जाना आवश्यक है, जरूर, लेकिन लाला जी, अपनी रक्षा तो अपने हाथों होगी, वानप्रस्थ जी ने कहा। ओ महाराज, बच्चों को लाठी चलाना ज़रूर सिखाओ, नेजा और तलवार चलाना भी सिखाओ। शूरमा बन जाएंगे हमारे बेटे, पर सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर से मिलो। उससे कहो कि शहर में फसाद नहीं होने दे। डिप्टी कमिश्नर का बड़ा दबदबा है, वह चाहे तो चिड़ी नहीं फड़क सकती। आज इतवार है, डिप्टी कमिश्नर नहीं मिलेगा, मंत्री जी ने कहा। मैं कहता हूँ घर पर जाकर मिलो, यह वक्त है। यहीं से कुछ लोग उठकर सीधे डिप्टी कमिश्नर से मिलने चले जाओ। इस पर एक सिख सज्जन ने सूचना देते हुए कहा, मैंने सुना है एक वक्त पहले से डिप्टी कमिश्नर से मिलने चला गया है। कौन लोग हैं उसमें कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ लीगी हैं और कुछ शहर के और लोग हैं। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही, है ना। तो इस प्रकार से कुछ बातचीत हुई है और चुप्पी छाई रही। इस पर एक सिख सज्जन ने सूचना देते हुए कहा, मैंने सुना है एक वक्त पहले से डिप्टी कमिश्नर से मिलने जा गया है। कौन लोग हैं उसमें कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ लीगी हैं और कुछ शहर के और लोग हैं। थोड़ी देर तक चुप्पी छाई रही और इस प्रकार से हम यहाँ पर अपना ये संवाद यहीं तक करते हैं। साथियों, पूर्ण संवाद सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहें और यदि आपको
कथा संवाद पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।